ठीक है, पंचायती राज हम बात कर रहे थे। और पंचायती राज में हमने कल क्या समझा था, थोड़ा सा देखेंगे। कल हमने समितियों पे चर्चा की थी ना, कल हमने समितियों पे चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने ये समझा था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पहली बात पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बात पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। दूसरा भाग 9, ठीक है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक कितने अनुच्छेद जुड़ गए हैं, कितने अनुच्छेद जुड़े, 16। देखो 243 ए से लेकर 11वीं अनुसूची, और क्या हुआ है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। 29 विषय क्या किए गए, जोड़े गए। अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए। अब देखो, चलो एक बात और इसमें देख लो, अनुच्छेद 40 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये आपको 73वें 73 जो अमेंडमेंट है उसके बारे में ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन जो है वो इन पहलुओं की या इन चीजों को जोड़ता है, इसको लागू करेगा और इन सभी चीजों को जोड़ता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने देखा था। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान है। अब शुरू करते हैं। देखो, इन बातों का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा की व्याख्या है। अब जहां तक जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो मेरी तरह शहर में पला बड़ा हो, जिससे ग्रामीण परिवेश से कभी वास्ता ही नहीं हो, वो ग्राम सभा को नहीं जानता। बाकी अगर जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है, ग्रामीण मतलब क्षेत्र से जुड़ा है, उस बच्चे को ग्राम सभा कभी गया भी होगा, कभी उसने देखी भी होगी, वो ग्राम सभा को जानता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं। ग्राम सभा की परिभाषा में आप यूं कह सकते हैं, ग्राम पंचायत में आने वाले गांव, देखो जरूरी नहीं होता कोई एक ही हो, गांव या गांव, मतलब मेरी बात को समझे। पंचायत, अगर ग्राम पंचायत में कोई एक गांव है तो ठीक है, और अगर गांव नहीं है, बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव या गांवों के मतदाता सूची, मतदाता हम कह सकते हैं, मतदाता सदस्य कह लो, एक ही बात है, मतदाता सदस्यों को या मतदाता सदस्यों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ये मैंने एक परिभाषा लिखी है, हो सकता है समझ में ना आए। देखो, ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं, एक बात समझो, चलो एक बात देख लो, ये गांव है, ठीक है, इन गांवों को मिलाकर मैंने एक ग्राम पंचायत बनाई, इस गांव को मिलाकर मैंने एक ग्राम पंचायत बनाई, इस गांव को मिलाकर मैंने एक ग्राम पंचायत, इस गांव से एक ग्राम पंचायत, इस गांव से एक ग्राम पंचायत। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर मैंने बना ली पंचायत समिति, इन दोनों को मिलाकर मैंने बना ली पंचायत समिति, और मान लो यहां भी 2-3 गांव हैं तो इनको मिलाकर मैंने बना ली पंचायत समिति। और इन सभी समितियों को ध्यान क्या रखना है, मान लो एक उदाहरण से समझ लो, मैंने इन दोनों समितियों को मिलाकर बना लिया एक जिला, और इस अकेली समिति से मिल गया एक जिला। तो पॉइंट समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, गांव है, ठीक है, गांव से ग्राम पंचायत बनी, और ग्राम पंचायत से समितियां बनी, और समितियों से जिले बने। तो यहाँ बात को समझना, जो गांव आते हैं, उन गांवों में जो मतदाता मतलब जो वोट देने वाले हैं, ठीक है, मतदाता सदस्यों के समूह को, जो वोट देने वाले सदस्य, ध्यान रखना सभी नहीं, जिनका यूं कह सकते हो मतदाता सूची में नाम हो, जो उस क्षेत्र में वोट देने का अधिकार रखते हो, वह सभी सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे। मेरी बात को फिर ध्यान से समझो, गांव या गांवों के
गांवों के मतदाता सदस्यों के समूह को, मतलब उस क्षेत्र में जिसे वोट देने का अधिकार है उन सभी सदस्य, उन सभी व्यक्तियों को मिलाकर हम बनाएंगे ग्राम सभा। इस ग्राम सभा की बैठक के लिए कहा गया कि वर्ष में इसकी 2 बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है, वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। राजस्थान में कितनी बैठकें वर्णित है, बताना जरा, बताओ राजस्थान में कितनी बैठकें वर्णित है। देखो, बैठक वर्ष में, मतलब ये सामान्य संविधान में लिखा है, पर यहाँ एक राज्य के पास अधिकार होता है कि वो कम से कम 2 तो रखेगा, 2 से 4 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है, 8 भी रख सकता है। ठीक है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे बताओ, ये जो बैठक है, ठीक है, ये जो बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपकी जो ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। देखो, राजस्थान की अगर मैं बैठकों की बात करूं तो राजस्थान में अगर देखा जाए मोटे मोटे रूप में तो 4 बैठकें निर्धारित है। एक 26 जनवरी की, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझा रही हूं, ध्यान रखना। तो अगर सामान्य संविधान में तो लिखा है 2 बैठकें होनी चाहिए, उस बात को मानते हुए राजस्थान में 4 बैठकें हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और एक और तारीख बच गई, कौन सी है? 2 अक्टूबर, सॉरी। चलो, तो राजस्थान में जो है वो 4 बैठकें हैं, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अध्यक्षता, ये जो बैठक होगी ग्राम सभा की, जब भी होगी ना ये बैठकें, इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। बात क्या ध्यान क्या रखनी है? उस बैठक में गणपूर्ति कितनी चाहिए ग्राम सभा की? देखो ध्यान से सुनना, एक तो आती है पंचायत की गणपूर्ति, एक होती है ग्राम सभा की गणपूर्ति, एक होती है पंचायत समिति की गणपूर्ति, एक होती है जिला परिषद की गणपूर्ति। बच्चों, इन सब गणपूर्तियों में अंतर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ग्राम सभा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं बताती चलूंगी सभी की गणपूर्तियों की। यहाँ ग्राम सभा में अगर ग्राम सभा के सदस्यों, ग्राम सभा जो है अगर वो बैठ रही है, ग्राम सभा की बैठक हो रही है, तो ग्राम सभा की बैठकों में कितने गणपूर्ति कितनी चाहिए? 1/10 चाहिए। बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट समझे। बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, राजस्थान में 4 बार निर्धारित है। अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष जो होगा वो सरपंच होगा। गणपूर्ति कितनी होगी? 1/10 होगी। ये पॉइंट क्लियर। चलो, अनुच्छेद 243 आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 का ए। अनुच्छेद 243A। अब ध्यान रखना, मैं ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग समझाती चलूंगी, समझ में लगभग पूरा एरिया कवर भी कर लेंगे पंचायत का। ठीक है, मुझे समझाने में आसानी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं इस सीक्वेंस में आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा और समझने में आसानी भी रहेगी। तो देखो, ग्राम सभा अनुच्छेद 243 के ए में क्या लिखा है? ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण, कि ग्राम सभा जो है उसके काम कौन करेगा। तो सही बात समझो, ग्राम सभा के जो कार्यों का निर्धारण है, सॉरी विधानमंडल कह सकते हैं हम, शब्द सही काम में ले लेंगे, विधानमंडल द्वारा। तो ग्राम सभा जो भी कार्य करेगी, ठीक है, ग्राम सभा जो भी कार्य करेगी उस कार्य का निर्धारण विधानमंडल करती है। ठीक है, सतीश जी तसल्ली रखो, सरपंच का चुनाव बता रही हूं, तसल्ली रखो, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप इसके बारे में अभी प्रश्न पूछोगे तो इससे पहले ये 5 पॉइंट तो समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो तसल्ली रखो। हाँ, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब पंचायत के अभी नहीं दूंगी, लास्ट में ले लेना जब पूरा हो जाए पंचायत। ठीक है ना। देखो, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण कहां मिलेगा? अनुच्छेद 243A में। 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है, फिर ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और परिभाषा के बाद हम बात करते हैं ग्राम सभा की कार्यों की। तो ग्राम सभा क्या काम करेगी, यह निर्धारण जो है वो विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। यह निर्धारण जो है वो विधानमंडल, उस राज्य की जो विधानमंडल है वो तय करेगी। ठीक है, राज्य की विधानमंडल तय करती है। ये पॉइंट भी क्लियर, अनुच्छेद 243A क्लियर। चलो, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 243 का, ये मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं बी की। बी क्या कह रहा है?
कि आपके यहाँ पंचायत के स्तर कितने होंगे। तो अगर मुख्य रूप में देखा जाए, यह तीन त्रिस्तरीय सरकार की बात करता है, 3 स्तर बताता है। ये कहता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी और खंड स्तर पर, ब्लॉक जिसे आप कहते हो, खंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति होगी। और तीसरा क्या है, जिला, इस पर जिला परिषद होगा, इस पर क्या होगा, जिला परिषद होंगे। तो मुख्यतः 3 है, बाकी जैसे गोवा है उसमें 2 ही मिलते हैं, आपका पश्चिम बंगाल है वहां 4 स्तर भी हैं। तो ये मुख्यतः 3 स्तर है। पर मैंने आपको कल भी बताया था कि 73वें संविधान संशोधन में ये जो प्रावधान जोड़े हैं ना, इन प्रावधानों में कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पर राज्य जो है वो स्वविवेक से खुद काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था कार्यों का निर्धारण, तो कौन सा राज्य ग्राम सभा से क्या काम करवाना चाहता है वो राज्य खुद निर्धारित करता है। परंतु कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो राज्य के ऊपर भी नहीं है, ठीक है, जो अनिवार्य रूप में लागू होंगे, जिन्हें मानना बाध्य होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ 3 स्तर की हम मुख्यतः बात करते हैं, चाहे राजस्थान ले लो चाहे हरियाणा ले लो। ठीक है, दोनों में, राजस्थान है हरियाणा है, उनमें यही 3 स्तरों की व्याख्या है। यहां तक स्तर क्लियर। अब बात करती हूं मैं संरचना की, बस इसमें इतना ही है। अब मैं बात करूंगी आपके सी की। अब ये बात किसकी कर रहा है, संरचना की, और इसी में आपको मिल जाएगा निर्वाचन के भी थोड़े बहुत कुछ पहलू, कुछ पॉइंट समझो। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अलग है। संरचना में समझना क्या कहना चाह रहा है संरचना में। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई थी ना, देखो पंचायत में कितना ही पढ़ाओ चाहे, मतलब लिमिट नहीं है। ग्राम स्तर पर आपने क्या किया था, ग्राम पंचायत बनाई थी। ठीक है, और आपने ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई थी, और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई थी। अब एक नियम जो है वो अनुच्छेद 143 के बी में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक नोट लगाकर बात तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चों, नोट लगाकर ध्यान रखना, मतलब इस संरचना से पहले ही। ठीक है, नोट लगा के क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर कहीं जनसंख्या जो है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं पंचायत स्तर पर जो निर्माण, ये कह सकते हैं जो पंचायत समिति का निर्माण करते हैं, अगर उसमें जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितनी, 20 लाख से कम है, तो आप इस, जैसे गोवा का मैंने बताया, गोवा में 2 ही मिलती है, तो अगर कहीं जनसंख्या 20 लाख से कम है तो खंड स्तर की पंचायत समिति जो मध्य स्तर है, देखो 3 शब्द आ सकते हैं, पंचायत समिति, ठीक है, खंड स्तर, तीसरा शब्द आएगा आपके सामने मध्य स्तर। तीनों एक ही बात है। जैसे अगर 20 लाख जनसंख्या से कम होगी, वहां उस क्षेत्र में पंचायत समिति का निर्माण करना आवश्यक नहीं है या निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 20 लाख से अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आपके यहाँ ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पटवार है या रिट है, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो जो क्वेश्चंस छुपे हुए रहते हैं। ठीक है ना, वे कितने स्तर है ये सबको पता है, बेसिक सा प्रश्न नहीं आने वाला, क्या योग्यता होगी, क्या कार्यकाल है, 5 वर्ष होगा, ऐसे सामान्य प्रश्न कम पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न ये आ जाए कि जहां जिस क्षेत्र में 20 लाख से जनसंख्या कम है वहां कौन सा स्तर जो है, कौन सा स्तर है जो प्रभावित होगा, या कौन सा स्तर है जो गठित नहीं होगा। तो कौन सा स्तर है, मध्य स्तर, जिसे आप कह सकते हो खंड स्तर, ब्लॉक स्तर, जिसे आप क्या कह सकते हो पंचायत समिति। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं भूल गई थी, ये बी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, बी में लिखा हुआ है। अब अगर मैं संरचना की बात करती हूं तो इस संरचना में साफ लिखा है कि आपके यहां पंचायत स्तर हो, ठीक है, पंचायत स्तर हो, चाहे समिति का स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, जिस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए हैं, जिस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए हैं, या आप बच्चों एक शब्द काम में लेते हो वार्ड, क्या नाम सुना है वार्ड शब्द का, वार्ड पंच सुनते हो ना, वार्ड। तो यूं कह सकते हैं आपके यहाँ पंचायत के जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं वो किस रूप में है, वार्ड के रूप में होते हैं।
ठीक है ना। तो पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जो तय किए गए हैं निर्वाचन क्षेत्र, उन निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर पंचायत में चुनाव होंगे, जिसे आप क्या कह सकते हैं, वार्ड। अब अच्छा एक बात और, सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाएगा? ग्राम सभा से भी छोटी इकाई आप किसे कहोगे? वार्ड को। ठीक है ना, ठीक है, वार्ड को, ये सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड। तो पहली पॉइंट समझ में आया। दूसरा बिंदु ये क्या कहना है, ध्यान से सुनना। आपने भी 3 स्तर पढ़े ना, एक बार इन स्तरों को फिर अच्छे से देखो। इन स्तरों के बारे में एक बात और बताने जा रही हूं, वो ध्यान से सुनना। आपने देखा है ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला। ग्राम स्तर पर जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर समिति होगी, पंचायत समिति होगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, और जिले में जिला परिषद होगी। ठीक है, ये आप सबको पता है, मुझे पता है। अब मेरी बात सुनना, पंचायत में तो एक तो होगा सरपंच, एक होगा उप सरपंच, एक होगा प्रधान, समिति में क्या होगा, प्रधान, और एक क्या होगा बच्चा, उप प्रधान। जैसे आपने पढ़े नहीं क्या लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वैसे ही ग्राम पंचायत में अध्यक्ष ये है, उपाध्यक्ष ये है, अध्यक्ष ये है, उपाध्यक्ष ये है। ठीक है, इनके नाम दे दिए बस। ये है जिला प्रमुख और ये है उप जिला प्रमुख। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। तो ग्राम स्तर पे ये जो आपके 3 है, पंचायत, समिति और परिषद, इन तीनों में सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख होंगे। ठीक है ना, उप जिला प्रमुख होंगे। अब बात समझना, मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना, कई बच्चों के इसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इनको एक बॉक्स में बंद किया, क्यों? क्योंकि इन सभी का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इनके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। ठीक है, इन सभी के चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। इनके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। क्या मैं आपके इस पॉइंट को क्लियर कर पाई? ठीक है, अब बात आती है इसकी, कौन सा, सरपंच की। अब बात किसकी आती है, सरपंच की। अब बच्चों ध्यान रखना, आप सबका जवाब आ रहा है मैडम प्रत्यक्ष, मैडम प्रत्यक्ष, मैडम प्रत्यक्ष। आप सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे, पर आपको एक बात नहीं पता, क्या लिखा है, इन सभी का चुनाव तो अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, परंतु जो सरपंच का चुनाव है, जो सरपंच का चुनाव है या सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा, सरपंच के निर्वाचन का निर्धारण उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, जो सरपंच होगा इसका चुनाव जो है वह राज्य की विधान मंडल के द्वारा तय किया जाएगा कि सरपंच प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। ध्यान से सुनना, सरपंच का जो चुनाव होगा, सरपंच का जो चुनाव होगा, उस चुनाव के लिए साफ कह दिया कि निर्वाचन जो है, सरपंच का चुनाव कैसे होगा, वो उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय किया जाएगा। और आप बात ध्यान से सुनना, राजस्थान में सरपंच का चुनाव हम कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। सरपंच के चुनाव में जनता भाग लेती है, ठीक है ना, सरपंच के चुनाव में जनता भाग लेती है। सरपंच का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। कहां होता है बच्चों, राजस्थान में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सरपंच का चुनाव, अगर मैं संवैधानिक रूप में बात करूं, 243 के सी में संरचना की बात है, चुनावों की बात है, उसी में एक बात लिख दी कि जो सरपंच है, ठीक है, सरपंच का चुनाव राज्य की विधानमंडल तय करेगी। बाकी इन सब का चुनाव, बाकी इन सभी का चुनाव कौन किस रूप में होगा, अप्रत्यक्ष रूप में होगा, ठीक है ना। हाँ, प्रत्यक्ष परंपरा नहीं कह सकते हो बच्चों, मैं परंपरा नहीं कह सकते हो, आप इसे यूं कहोगे कि राज्य की विधानमंडल ने तय कर रखा है, राजस्थान की राज्य की विधानमंडल ने तय कर रखा है कि प्रत्यक्ष होगा। जरूरी नहीं है बिहार वाले में प्रत्यक्ष हो, जरूरी नहीं है तेलंगाना वाले में प्रत्यक्ष हो सकता है तेलंगाना में अप्रत्यक्ष हो सकता है बिहार में अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, ये कोई तय नहीं है, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको एक और बात सुन लो, एक पॉइंट आता है पदेन सदस्यों का, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें। पदेन सदस्यों में जो पंचायत समिति होती है और एक होती है जिला परिषद, ये ध्यान रखना।
पदेन सदस्यों की मैं बात इन दोनों में ही करूंगी, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। तो जो पदेन सदस्य होंगे इस पंचायत समिति में, तो पदेन सदस्य होता है सरपंच और आपका विधायक। पदेन सदस्य कौन होगा? सरपंच और विधायक। और परिषद की मैं बात करती हूं, अगर विधान परिषद जिला परिषद की बात करती हूं, तो जिला परिषद में आएगा पदेन कौन होगा? विधायक और सांसद। समिति में कौन है पदेन सदस्य कौन होगा? ध्यान से सुनना, समिति जो पंचायत समिति है उस पंचायत समिति में पदेन सदस्य होगा सरपंच। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि पदेन सदस्य कौन है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमें तो इतना पढ़ा है पंच, सरपंच और यहाँ प्रधान के जो अन्य सदस्य और जिला प्रमुख के अन्य सदस्य, हमने तो यही पढ़ा है। अब वहां पदेन सदस्य जैसे ही नाम आता है हमारे होश गायब कि ये क्या है, कहां से आ गया। तो ये संरचना में है बच्चों, ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें समझाई है वो संरचना में समझाइए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप पंचायत पढ़ रहे हैं तो आपको मैं हर पहलू से टच कर दूं, कहीं ऐसा आपको न लगे कि मैडम ने इसको टच नहीं किया। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं टच करने की पूरी कोशिश करूंगी। पदेन सदस्य में सभा जो समिति है, जो पंचायत समिति है, ठीक है ना, जो पंचायत समिति है उसमें सरपंच और विधायक होगा, परिषद में विधायक और सांसद होता है, ठीक है ना। पॉइंट यहां क्लियर? देखो मैं फिर एक बार समझ लो, अनुच्छेद 243C, ध्यान रखना मैं इसी अनुच्छेद के अनुसार चल रही हूं। सी में संरचना की बात है और उस संरचना में पंचायत की बात की गई। क्या कहा गया कि पंचायत जो है, पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र जो निर्धारित किए हुए हैं, ठीक है, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? वॉइस चेक कर लो एक बार। नहीं, वॉइस सही है। नहीं प्रदीप जी, ऐसा कुछ नहीं है, किचकिच नहीं आ रही है। वॉइस चेक कर लो एक बार। देखो देखो पॉइंट समझो, संरचना में पंचायत जो होंगे, जो निर्वाचन क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर पंचायत में चुनाव होंगे, जिसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो वार्ड है, ठीक है ना, वार्ड है। दूसरी बात क्या हमने समझी कि ये 3 स्तर हैं, इन तीनों स्तरों में ये होते हैं अध्यक्ष सदस्य, अध्यक्ष सदस्य, अध्यक्ष सदस्य, इनमें, ठीक है ना, अध्यक्ष सदस्य। इन सभी सदस्यों, इनमें अगर इनकी बात करते हैं तो इन सभी का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, और इन सभी का चुनाव जो है, इन सभी मतलब इसका सरपंच का चुनाव राज्य की विधान मंडल द्वारा तय किया जाता है और राजस्थान में सरपंच का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष है। पदेन सदस्य की बात करते हैं, पदेन सदस्य की बात करते हैं तो जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति मैं दूसरे की बात कर रही हूं और ये तीसरा स्तर है। जो दूसरा है उसमें सरपंच होता है, विधायक होता है और इसमें जो पदेन है वो विधायक और सांसद होगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर? क्या संरचना मैं आपको समझा पाई? जो संरचना का पहलू है, जो संरचना का पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब संरचना के बाद क्या है? डी में आरक्षण। संरचना के बाद डी में क्या है? आरक्षण 243D, और इसमें बात किसकी है? आरक्षण की। अब मेरी बात को जरा अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को क्लियर करना। अनुच्छेद डी में साफ लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं को, ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है? व महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बात क्या लिखी हुई? इतनी लिखी हुई है, ठीक है ना, केवल इतनी ही लिखी हुई है, बिल्कुल। LR बोरपाल जी, मैंने भी ये समझाया पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन होंगे? सरपंच और विधायक होंगे। SC ST मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति है उन्हें व महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात लिखी हुई है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक इस पॉइंट को क्लियर किया। अब बात को समझना,
महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी बातें हमने यहां तक क्लियर कर ली। अब बात समझने वाली जो है वो क्या है, वो ये है, आप सबके यहाँ राजस्थान में आप देखते हैं ना मैडम, ओबीसी को भी तो आरक्षण दिया है। तो अगर संविधान में केवल एससी एसटी और महिलाओं की आरक्षण की बात है, ध्यान से सुनना, अगर एससी एसटी महिलाओं के आरक्षण की बात है तो ओबीसी कहां गया? मुझे बताओ, ओबीसी को आरक्षण कहां मिला है? ओबीसी को आरक्षण है, प्राप्त है या नहीं है? क्योंकि संविधान में केवल दो की ही व्याख्या है कि एससी एसटी को और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बताओ, ओबीसी का तो उल्लेख भी नहीं है, तो क्या ओबीसी है? बिल्कुल ओबीसी का उल्लेख नहीं है, परंतु एक बात कह दी, ओबीसी को आरक्षण राज्य की विधान मंडल द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मुख्य बात समझना, ये नियम है, ये नियम है, ये बाध्यता है कि जिस राज्य में पंचायत होगी, जिस राज्य में पंचायत होगी वहां एससी एसटी और महिलाओं को तो आरक्षण फिक्स है, मिलेगा। मैंने भी आपको समझाया, पंचायत में कुछ ऐसे नियम होते हैं बच्चों जिन पे नियम फिक्स होते हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी राज्य को, और कुछ ऐसे नियम होते हैं जो राज्य की विधानमंडल खुद तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, बाध्यता भी डाली जा रही है और आजादी भी दी जा रही है। तो बाध्यता में यह कह दिया कि एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी दो, ठीक है ना, चाहे कितना भी दो, देना पड़ेगा। वही बात करते हैं ओबीसी की, क्योंकि अब आपसे मैं एक और आपसे पॉइंट जो है वो साझा कर लेती हूं। आंध्र प्रदेश का नाम सुना होगा ना, आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई इंडिया लेवल की एग्जाम दे रहा है तो उसमें ये विशेष तौर से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके यहाँ जितने भी राज्य है ना, उन सभी राज्यों में से आंध्र प्रदेश जो है वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है। जैसे राजस्थान ओबीसी को कर रहा है ना, जैसे राजस्थान किसको आरक्षण प्रदान करता है बच्चों, ओबीसी को प्रदान करता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश जो है वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि राजस्थान में महिला एससी एसटीओ को नहीं है, ध्यान रखना, हर राज्य में जिसमें पंचायत है वहां एससी एसटी और महिलाओं को तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और ओबीसी का आरक्षण विधानमंडल तय करेगी। जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ आंध्र प्रदेश ने अल्पसंख्यकों को दे रखा है, तो अन्य कोई आरक्षण की अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य विधानमंडल अन्य जो आरक्षण है वो दे सकता है, प्रदान कर सकता है। अब देखो बात समझने वाली क्या है, एससी एसटी के लिए तो ये कह दिया कि एससी एसटी को तो जनसंख्या के अनुपात में, एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में, मान लो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में या हरियाणा में या बिहार में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी जितनी टोटल जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या एससी एसटी की है उस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या, महिलाओं की बात। अब ध्यान रखना, महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं के इस पॉइंट पर आपको ध्यान क्या रखना है, महिलाओं के इस पॉइंट पर ध्यान ये रखना है कि क्या लिखा कि कम से कम 1/3, जो संविधान में शब्द लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, कम से कम 1/3 जो है वह महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कहा कि 1/3 दो, क्या कहा, कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए, ठीक है, कम से कम 1/3 होना चाहिए। उसी में आपके यहाँ 110वां संविधान संशोधन विधेयक था, 110वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसने 1/2 की बात की थी। किसकी की थी कि भाई महिलाओं का आरक्षण को आप कम से कम क्या कर दो, 1/2 कर दो। क्योंकि बात कैसे चली, बात क्या हुई, आपके यहाँ नहीं, सॉरी, सबसे पहले एमपी ने किया था ये काम, मध्य प्रदेश ने किया था। मध्य प्रदेश ने क्या किया, महिलाओं को सबसे पहला आरक्षण दिया 50% का। भाई 1/3 से तो ज्यादा ही है 50%, ध्यान क्या रखना है, 1/3 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, और उसके बाद में आपके यहाँ राजस्थान में भी महिलाओं को आरक्षण 50% मिला है। जो भी आप कह रहे थे मैडम 1/2 बिल्कुल सही है वर्तमान में, क्योंकि एक बात सीधी से समझना, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ध्यान से सुनना, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ठीक है, कम से कम 1/3।
आरक्षण मिलेगा ये बात कंफर्म है, परंतु कितना मिलेगा इसके लिए संविधान में एक बात लिख दी कि कम से कम 1/3 होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। 1/3 से आप कम से कम 1/3 हो, 1/3 से फिर आप ज्यादा कितना भी रख लो। तो आपके यहाँ एमपी ने पहल की 50% किया, ध्यान से सुनना। और राजस्थान ने कब किया? राजस्थान ने अभी किया है, ठीक है ना। राजस्थान ने इस चुनाव से, उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसी में किया था 50%, 1/2, ठीक है। अच्छा, ओबीसी को राजस्थान ने कितना दे रखा है आरक्षण? इसको लेकर शायद मेरे हो सकते हैं डाटा अपर्याप्त हो। बताओ बताओ, ओबीसी के लिए आप मेरी हेल्प करो। ओबीसी को कितना दे रखा है? क्योंकि इसके लिए शायद मैं भी श्योर ना हो, जवाब दो। ओबीसी को कितना मिला हुआ है आरक्षण? अब पहली समस्या ये है कि इसका जवाब तो आप पे मुझे भरोसा भी नहीं है। 10, 25, 27 सब लगे रहो, हाँ बिल्कुल सब 27 सब लगे रहो। 33%। अब तसल्ली रखो, मैंने इस पे डाटा चेक नहीं किया है, माफ करना। मैंने लास्ट 21% देखा था, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ओबीसी का जो आरक्षण आपके अभी पंचायत जो थे, ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंज हुआ है तो देखेंगे मुख्यतः। तो ओबीसी में राजस्थान में कितना प्राप्त है आरक्षण वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। वो मैं बता दूंगी, लगभग मेरे ध्यान में 21% है, ठीक है ना। निश्चिंत रहो, मैं बता दूंगी। उसके लिए राजस्थान विशेष की बात करते हैं। तो यहां ये पॉइंट जो आरक्षण का था वो क्लियर। चलो एक बात और मुझे बता दो, एससी एसटी की आरक्षण की सीमा, अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण की सीमा, समय सीमा, अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण की सीमा अनुच्छेद 334 में तय की गई है। और हर 10 साल से बढ़ा रहे हैं अपन, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, ठीक है ना। पॉइंट समझे? 10 साल 10 साल। तो आपके यहाँ एससी एसटी को आरक्षण कब तक मिलेगा ये पता है, 2020 में बढ़ाकर 2030 कर दी ना। तो अब देखो 2030 तक रहेगा, परंतु महिलाओं, आपके पंचायत में महिलाओं की आरक्षण की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ध्यान रखना, कोई भी समय सीमा जो है वो तय नहीं है। मेरे पॉइंट को फिर समझ लेना बच्चों अच्छे से। एससी एसटी का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 334 के द्वारा उसमें समय सीमा की व्याख्या है, जिसको अभी हाल फिलहाल ही आपने बढ़ाकर कितना किया है, 2030 तक कर दिया। 20 से बढ़ाकर 30 तक कर दिया, 30 से बढ़ाकर 40 तक कर दोगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बिल्कुल संदीप जी सही कह रहे हैं, 104 संविधान संशोधन के द्वारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परंतु बात समझने वाली क्या है, महिलाओं के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। ओबीसी का आरक्षण कब तक रहेगा, कोई समय सीमा तय नहीं है। जब विधानमंडल चाहेगी तब ओबीसी का आरक्षण खत्म कर सकती है। महिला जो है, महिलाओं के आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। आरक्षण से जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे डिस्कस कर लिए। एक बात और छूट जाती है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब देना नेमीचंद जी, मेरे प्रश्न का जवाब देना कि मैंने महिलाओं को आरक्षण दिया 50%, ठीक है। मान लो 100 सीटों में से 50 तो ले गई महिलाएं, फिर मैंने क्या किया, 32 सीटें दे दी एससी एसटी को, तो 50 में से 32 सीटें चली गई एससी एसटी को। अब बताओ, चलो ओबीसी भी तो है, फिर मान लो ओबीसी को मैंने 10 सीटें दे दी, 10 सीटें मैंने दे दी ओबीसी को। अब बताओ 50, 32 और 10 कितने हुए, जोड़ो। में, ठीक है भाई। 100 टोटल सीटें, मान लो एक एग्जांपल है, मान लो 100 सीटें, 100 में से आधी तो दे दी महिलाओं को 50, 32 दे दी एससी एसटी को, 10 दे दी ओबीसी को। मान लो 92 हो गए, कितने हो गए, 92 हो गए। कहा तुम्हारे कैलकुलेशन में से भी गड़बड़ है, 92 में, ठीक है 92 हो गई। अब मुझे बताओ, सामान्य अगर देखा जाए तो सारी सीटें आरक्षण में बुक हो गई। मुझे बताओ, क्या सारी सीटें आरक्षण में बुक हो गई? भाई सारी सीटें आरक्षण में बुक हो गई तो फिर आरक्षण ही आरक्षण हो गया, सामान्य सीटें तो बची ही नहीं है। सोचने वाली बात है या नहीं है? महादेव जी प्रश्न पर विचार कीजिए, अगर 92 सीटें ही आपने आरक्षण में बांट दी तो फिर बचा क्या, तो फिर बचा क्या? तो यहां बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? इस आरक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है
यह आरक्षण चक्रानुक्रम में दिया जाता है। चक्रानुक्रम मतलब मान लो इस बार चुनाव हुए तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया, इस अगली बार चुनाव हुए तो SC ST को आरक्षण दे दिया, फिर अगली बार चुनाव हुए तो OBC को आरक्षण दे दिया। मतलब जब चुनाव होंगे तो उस वक्त आरक्षण किसी एक को मिलेगा और ये चक्र में घूमता रहेगा। इस बार महिलाओं को मिला, अगली बार SC ST को मिल जाएगा, उससे अगली बार OBC को मिल जाएगा, उससे अगली बार फिर महिलाओं को मिल जाएगा। मतलब मेरी बात को समझे, महिलाओं को दिया, फिर SC ST को दिया, फिर OBC को दिया, फिर अगले साल फिर महिलाओं को दिया, फिर SC ST को दिया, फिर OBC को दिया, फिर महिलाएं, फिर SC ST, फिर OBC। शब्द को समझ गए ना? चक्रीय व्यवस्था, बिल्कुल सही कह रहे कौन है? कविता जी, बिल्कुल चक्रानुक्रम में दिया जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल लॉटरी द्वारा ये राज्यपाल तय करता है, आप यूं कह सकते हो चक्रानुक्रम में दिया जाता है। हाँ, जहां जैसे अलग अलग राज्य, मैंने राजस्थान विशेष बताया, राजस्थान विशेष में OBC है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक का है, ठीक है ना? अब ये जो चक्र है, एक बात ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो चक्र है ये हर 5 साल से होता है। चुनाव की भाई, चुनाव जो है वो हर 5 साल से रहेंगे व्यवस्थाएं, भाई 5 साल महिलाएं, फिर 5 साल बाद इसको, फिर मान लो 5 साल बाद इसको, ये तय होता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले मैंने महिलाओं से शुरू किया था, गया ऐसा नहीं है, वो राज्यपाल तय करते हैं, ठीक है? तो मान लो हर 5 साल से, इस बार महिलाएं, अगली बार हो सकता है 5 साल बाद OBC को मिले, अगली बार हो सकता है SC ST को मिले, ठीक है? यहां तक क्लियर? अच्छा, आप यूपी से हैं, यूपी से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि SC ST और महिलाओं, इन दोनों का तो फिक्स है, ठीक है ना? इन दोनों का तो क्या होगा? फिक्स होगा, कंफर्म है। परंतु इसके अलावा भी अगर कोई राज्य, मान लो कोई OBC कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक कर रहा है, या मान लो कोई और भी किसी आधार पर और अन्य किसी आधार पर भी अगर आरक्षण दे रहा है, तो वो राज्य की विधानमंडल तय कर रही है। तो ध्यान रखना, अगर मैं प्रश्न ये पूछूं कि पंचायती राज में संवैधानिक रूप में अनिवार्य किन आरक्षणों को किया गया? पंचायत में अनिवार्य किन आरक्षणों को अनिवार्य रूप में दिया गया या अनिवार्य रूप में लागू किया गया? तो कौन से हैं 2 अनिवार्य होंगे? एक होगा SC ST, दूसरा होगा महिला, ठीक है? रिजर्वेशन, हाँ देखो, मुख्यतः जो राज्य विधानमंडल तय करेगा, और विधानमंडल का अंतिम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। मैं हर चीज पर जोर एक ही बात दूंगी, राज्य विधानमंडल करता है, ठीक है ना? राज्य विधानमंडल करता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो, आरक्षण को लेकर मैं जहां तक जानती थी, मैंने हर पहलू को टच किया है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हेतराम जी जो कह रहे हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल अलग की गई है, जैसे कि अपन इसमें चर्चा करेंगे M के अंदर, ठीक है ना? M में चर्चा करेंगे, यहां उस बात को अपन अलग रखते हैं, अभी यहां तक ध्यान रखो। चलो, अब आरक्षण कंप्लीट, आरक्षण के बाद आगे चलना समझो। और अगर आरक्षण में किसी को डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना। 2 तय है, बाकी अन्य आरक्षण जो है वो राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं ई पर, कार्यकाल। बताओ आपके पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? पंचायत का जो है वो कार्यकाल क्या होगा? हाँ मुझे पता है, कोई हरियाणा से है, कोई MP से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, मुझे पता है, अलग अलग आप राज्यों से हैं, ठीक है? कार्यकाल, तो कार्यकाल में आपको बहुत सारी बातें ध्यान से सुननी है और एग्जाम में प्रश्न अच्छे तैयार होते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। पंचायत का कार्यकाल ध्यान से सुनना, प्रथम बैठक से पहली जो बैठक है, जो पहली बैठक की जो पहली तारीख होगी, ठीक है, पहली बैठक की जो पहली तारीख होगी उसके 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल चलता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्यकाल, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही, मतलब काम यूं लगता है कि भाई लगभग महीने या 1.5 महीने बाद खत्म होने वाला है कार्यकाल, तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। कंडीशन क्या है? मान लो कि 1 महीने बाद, जैसे आज तारीख कितनी है? आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है या 12 है? 11 है शायद, ठीक है ना? 11 जून है, तो मान लो 12 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने वाला, तो चुनाव अभी हो जाएंगे, ठीक है ना? चुनाव अभी करवा दिए जाएंगे। पहली चीज।
दूसरी बात, ध्यान से सुनना, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। उपराष्ट्रपति अगर पद से हट जाए, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति अगर पद से हट जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाना चाहिए। मतलब चुनाव का समय नहीं है, 11 क्या लिख रहे हो, अच्छा 11 तारीख लिख रहे हो, ठीक है। चुनाव का क्या पॉइंट्स क्या मैं समझा क्या रही थी, मेरे फिर लीक से हटा दिया मुझे। देखो मैं तीसरे पॉइंट को समझा रही थी कि दिमाग से निकाल दिया, पूर्व समाप्ति, हाँ ठीक है। उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति के लिए ये लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाना चाहिए। समय की बात नहीं की गई, समय की बात नहीं, जैसे राष्ट्रपति में लिखा है ना 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, संविधान में लिखा है, वैसे ही पंचायत के लिए साफ लिख दिया, अगर जो पंचायत है वो समय से पूर्व भंग होती है, समय से पूर्व भंग होती है, ठीक है, तो समय से पूर्व भंग होने के लिए आप यूं कह सकते हो कि नई पंचायत का 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। जो पंचायत चली गई, मान लो बीच में भंग हो गई या चली गई या बर्खास्त हो गई, तो जो नई है, ठीक है, तो जो नई पंचायत है उसका चुनाव जो है वो 6 महीने के भीतर होना चाहिए। मतलब 6 महीना जो है, 6 महीने का जो समय है, इस समय की व्याख्या संविधान में की हुई है। मेरी बात को अच्छे से और ध्यान से और गौर से समझ लेना। क्या कि अगर पंचायत भंग होती है, बीच में ही भंग होती है, तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए और समय सीमा की उल्लेख किया हुआ है, समय सीमा का जो है वो उल्लेख किया हुआ है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अच्छा एक बात और देखो, एक बड़ी बात समझो, मैं आपसे पूछती हूं, पंचायत जो है, अगर पंचायत बीच अवधि में, अगर पंचायत बीच अवधि में समाप्त हो जाए, अगर पंचायत बीच अवधि में समाप्त हो जाए, ठीक है, अगर पंचायत बीच अवधि में समाप्त हो जाए तो जो नई पंचायत आएगी, जो नई पंचायत आएगी, मुझे बताओ उसका कार्यकाल कितना होगा। मान लो, एक उदाहरण से मान लो, एक पंचायत है, उस पंचायत ने 2 वर्ष काम किया फिर चली गई, मान लो 3 वर्ष काम किया और तीसरे साल चली गई। अब जो नई पंचायत आएगी, अब जो नई पंचायत आएगी, वो नई पंचायत कितने दिन काम करेगी। प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनना। देखो एक तो होती है लोकसभा, मान लो लोकसभा भंग हो गई 3 साल बाद और नई लोकसभा आई, क्या आई, नई लोकसभा आई, तो नई लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, पूरे 5 वर्ष होगा। नई लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा बच्चों, पूरे 5 वर्ष होगा। यहां नहीं है, यहां ऐसी बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल विशेष है। बिल्कुल विशेष क्या है, 3 साल तक काम किया, फिर नई पंचायत आई, तो वो नई पंचायत जो है वो 2 वर्ष, मतलब शेष कार्यकाल ही पूरा करेगी। नई पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं आती है, ठीक है ना। बिल्कुल समझा रही हूँ रजत जी, इस पॉइंट पे भी आएंगे। देखो समझे, अगर 3 वर्ष में चली गई, 2 वर्ष में चली गई, तो नई पंचायत जो है वो शेष कार्यकाल पूरा करेगी। बस इतना ध्यान रख लेना। पंचायत के लिए है, आपके लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। मैंने कुछ शब्द बोले हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इनमें चुनाव होते हैं, ठीक है ना, चुनाव होते हैं। और अगर मान लो बीच में चले भी जाए तो नया अगर व्यक्ति आए या नई जो सदन आती है वो पूरे 5 वर्ष के लिए आती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। अब बात आई, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा, मैडम मान लो कोई पंचायत जो है उसका कार्यकाल लगभग 4 साल 5 माह हो गया और 4 साल 5 माह के बाद वो भंग हो गई, 4 साल 5 माह के बाद वो भंग हो गई। अब भंग हो गई, इसके बाद बात को क्या ध्यान रखना है, भंग हो गई तो एक बात ध्यान रखना, अगर नई लोकसभा आने में अगर 6 महीने का ही डिफरेंस है, ठीक है, अगर 6 महीने का ही लगभग अंतर है, यूं मान के चलो लगभग 6 महीने ले लेते हैं। अब आप कहोगे मैडम इसमें तो ज्यादा है, 7 महीना है, तो उतना गिनती पर मत लेकर आओ, ठीक है, लगभग 6 महीने के आसपास का अगर फिगर रहता है ना तो फिर नई लोकसभा ही बन जाएगी। और ऐसा नहीं है जो नई आएगी वो 6 महीने काम करेगी, वो जो नई आएगी वो पूरे 5 वर्ष के लिए काम करेगी। ध्यान रखना, अगर नई विधानसभा को आने में अगर 6 महीना ही बाकी है,
ठीक है, अगर 6 महीने ही बाकी है तो आवश्यकता नहीं है, हम नई पंचायत को पूरे 5 वर्ष के लिए लेकर आएंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, अब आपने ये बात तो समझ ली, चलो आप इस बात के साथ मेरे समर्थन में भी हो। अब मैं आपसे जो पहलू जो डिस्कस करूंगी, ठीक है, अब आपसे जो पॉइंट डिस्कस मुझे करना है वो क्या है? एक तुमने नाम सुना है अविश्वास प्रस्ताव। इस अविश्वास प्रस्ताव से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। इस अविश्वास प्रस्ताव को कैसे समझा जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव में सबसे पहली बात ध्यान रखना, यह प्रस्ताव अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष सदस्य हो गया, और फिर पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, और जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप प्रमुख क्या हो गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया। पहले दिमाग में क्लियर? पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, वह प्रस्ताव सदन में 1/3 सदस्यों के अनुमोदन से, 1/3 सदस्यों के अनुमोदन से या अनुमति से रखा जाएगा। ध्यान से सुनना, प्रवेश की बात हो रही है यहाँ। अगर अविश्वास प्रस्ताव आप लाना चाहते हैं तो आपके उस सदन में 1/3 सदस्य पहले इसकी क्या देंगे? अनुमति देंगे। 1/3 सदस्य पहले इसकी क्या देंगे? अनुमति देंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर? अनुमति देंगे, फिर उस अनुमति मिलने के बाद वो प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद जब पंचायत में वो अविश्वास प्रस्ताव प्रवेश करेगा तो प्रवेश में अगर 3/4 बहुमत से पारित हो जाए, देखना मैं ये बता रही हूं क्योंकि ये जो बहुमत वगैरह है ना, ये बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं। आप देखो हर जगह आपने 2/3 पढ़ा है, आपने 50% पढ़ा है, सामान्य बहुमत पढ़ा है, पर आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा, आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा। रामधन कसवा जी, 1/3 से तो लाया जाएगा, 1/3 से तो क्या होगा? लाया जाता है, और 3/4 क्या चाहिए? बहुमत, पारित होना चाहिए। 1/3 तो हो गया अनुमति, मतलब मान लो 6 आदमी बैठे तो 6 आदमियों में से 2 आदमी तो बाहर जाकर साइन करके आएंगे कि हाँ भाई प्रस्ताव ले आओ, तो ये हो गया 1/3। फिर इन 6 सदस्यों का मुझे चाहिए 3/4। अगर इन 6 सदस्यों में से 3/4 सदस्यों ने अगर अविश्वास प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी तो अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा। देखो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये दोनों चीजें हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए नहीं हो, और बहुत से बच्चे हो सकता है इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो। ठीक है ना, वो दोनों ही बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो चौथी बात इसमें यहां लिख रही हूं मैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चौथी बात जो बड़ी विशेष है, वो क्या विशेष है? यह अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के बाद, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 2 वर्ष के बाद रखा जाएगा। पहली शर्त है, ये शर्त है, ऐसा नहीं सरकार नई बनी और आप प्रस्ताव ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष के बाद रखा जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अंतिम वर्ष में, मान लो लगभग 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है, तो अंतिम वर्ष में नहीं रखा जाएगा, इसको 2 वर्ष के बाद रखोगे। और दूसरी कंडीशन, इसको अंतिम वर्ष में नहीं रख सकते आप। ठीक है, छठी बात क्या ध्यान रखनी है? छठी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक बार प्रस्ताव रद्द हो गया, एक बार प्रस्ताव रद्द हो गया तो आप उस प्रस्ताव को दूसरी बार 1 वर्ष के बाद ही रख सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर एक बार प्रस्ताव रद्द हो गया, मान लो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ, मना कर दिया, पारित नहीं हुआ, ठीक है, पारित नहीं हुआ तो आप उसको अगली बार अगर आपको फिर रखना है तो ऐसे नहीं 10 दिन बाद फिर रख दो या 6 महीने बाद फिर रख दो, ऐसा नहीं होगा, 1 साल के बाद ही रख सकते हो। ठीक है ना, 1 साल के बाद ही रख सकते हो। ठीक है ना, तो पॉइंट समझे, एक बार अगर रद्द हो गया तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा और उसके बाद रखना पड़ेगा, 1 साल रुकना पड़ेगा और उसके बाद रखना पड़ेगा। क्या आपको मैं कार्यकाल को संबंध में जो भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर समझा पाई? इसमें पहली बात ध्यान रखना, पंचायत शेष कार्यकाल पूरा करेगा, मैंने लिखा नहीं यहां शेष कार्यकाल। ठीक है, पहली बात विशेष जो एग्जाम के लिए वो जरूरी है।
दूसरी बात ये जरूरी है, बहुमत कितना चाहिए, 3/4, और आपकी ये पॉइंट जरूरी है, ये एग्जाम के लिए जरूरी है, ध्यान रख लेना। ठीक है, पॉइंट क्लियर? क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है? हम कार्यकाल में आगे चले। क्लियर का मतलब ये नहीं साफ हो गए, क्लियर का मतलब समझ में आ गए ना। तो हमने किसको चर्चा कर ली, कार्यकाल की चर्चा। ठीक है, चलो कार्यकाल के बाद में अब बात करते हैं योग्यता की। अब अगली बात किसकी है, एफ है क्या, एफ योग्यता, एफ योग्यता। अब देखो इस एफ योग्यता में आपको एक पहली बात ध्यान रखनी है। हाँ मुझे पता है सबके जवाब निकले मैम 21 वर्ष, ठीक है ना, योग्यता होनी चाहिए 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या कही कि योग्यताएं व अयोग्यताएं, योग्यताएं व अयोग्यताएं राज्य की विधान मंडल द्वारा तय की जाएंगी, बस इतनी योग्यता है। ठीक है, इतनी ही योग्यता है। योग्यता में क्या, पहली तो योग्यता क्या, भारत का नागरिक होने की बात ही नहीं है, तो ये पॉइंट तो छोड़ देना, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना ऐसे पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं। आपके यहाँ योग्यता में कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु की व्याख्या नहीं है, भारत का नागरिक, तो यहाँ भारत का नागरिक नहीं है। तो बच्चे कई बार सोचते हैं मैडम आप लिखना भूल गए, भारत का नागरिक लिखना था, आप हर योग्यता में लिखते हैं, तो इस योग्यता में भारत के नागरिक होने की व्याख्या नहीं है। अब ये मत कहना मैडम बाहर का हो सकता है क्या, फिर विदेश वाला लड़ सकता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फिर अभी केवल एक योग्यता है कि 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है ना, 21 वर्ष का। फिर क्या कहा, बाकी अन्य जो योग्यताएं है ना, और दूसरी कोई भी योग्यता होगी, वो अयोग्यता जो है वो राज्य तय कर लेगा। भाई राज्य जाने, राज्य का काम जाने कि उसको क्या योग्यता चाहिए। अब देखो उदाहरण से समझो, आपके राजस्थान में है ना, राजस्थान में जैसे कि 21 वर्ष, राजस्थान की योग्यता जैसे 21 वर्ष, राजस्थान में जैसे ये कहा कि मतदाता सूची, मतलब मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, मतदाता सूची में उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब इससे ये साबित हो गया कि बाहर का व्यक्ति विदेश वाला नहीं दे सकता, जो मतदाता सूची में नाम है वो देगा। चलो एक कंडीशन थी, अभी भी है शायद, सभी के घर में शौचालय होना चाहिए। ठीक है, घर में क्या होना चाहिए, शौचालय बना होना चाहिए। चौथी, चलो इस बार के पंचायत में ये तो हटा दी, देख लेना, शैक्षिक योग्यताएं जोड़ी थी। ठीक है ना, शैक्षिक योग्यताएं जोड़ी थी, तो शैक्षिक योग्यताएं इस बार वाले पंचायत के जो चुनाव थे ना, ठीक है ना, इस बार के जो पंचायत के जो चुनाव थे उनमें नहीं है शैक्षिक योग्यता, इस बार की जो व्यवस्थाएं थी उनमें नहीं था, ध्यान रखना। एक और योग्यता ना, मैं कौन सी भूल रही हूँ, मुझे जवाब दो जरा। एक और योग्यता है ना 2 बच्चों वाली, जो राजस्थान से वो जानता होगा जरूर। हाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ राजू जी, इस बार हटा दी, मैं खुद कह रही हूँ हटा दी, बिल्कुल मैं कह रही हूँ हटा दी, मैं खुद कह रही हूं। मुझे इस बात का जवाब दो कि 5वीं कौन सी योग्यता छोड़ रखी है मैंने, एक कब से लागू हुई थी, मुझे सन याद दिलाओ जरा, बताओ कि कौन सी थी। हाँ बच्चे 2 ही होने चाहिए, कब से, बिल्कुल योगेश जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल योगेश जी सही कह रहे हैं, 21 नवंबर 1995 में। चलो अच्छी बात है, किसी को तो याद है सन, ठीक है। तो साफ क्या कहा, 21 नवंबर 1995 के पश्चात, ये तारीख है, इसके बाद में 2 ही बच्चे होने चाहिए। ये राजस्थान विशेष की योग्यता, ध्यान रखना, जो बच्चा अदर स्टेट का है वो केवल इतना ही ध्यान रखे, ये नीचे की योग्यताएं जो है, नीचे की जो योग्यताएं हैं वो हर राज्य के हिसाब से बदल जाती हैं। ठीक है ना, 2 बॉयज नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। अभिषेक जी क्या कह रहे हैं आप, पूरी परंपरा को बदल रहे हैं। ठीक है, तो 21 नवंबर 1995 के बाद 2 संतान होनी चाहिए, उससे पहले चाहे कितनी भी हो। ठीक है ना, इसके बाद 2 बच्चे होने चाहिए, इससे पहले तो कितने भी हो चलेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। भाई बच्चे, मैं आपको ही कहूं मैडम, हमारे घर में सरपंच ने चुनाव लड़ा है, उसके 8 बच्चे हैं। अब 8 बच्चे, तो ये भी तो सोचो 1995 से पहले होंगे, 1995 के बाद में तो 1 या 2 ही होगा, तभी वो चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है ना, यहां तक पॉइंट क्लियर। चलो योग्यताएं समझ में आ गई। अब योग्यताओं के बाद में अगला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी, वो है शक्तियां। जी किसकी बात कर रही हूं मैं, शक्तियों की बात आती है कि आपकी पंचायत के पास में क्या शक्तियां होंगी।
आपकी पंचायत जो है वो किन शक्तियों के साथ में काम करेगी, ठीक है ना, किन शक्तियों के साथ काम करेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, साफ लिखा है, साफ लिखा है कि पंचायत के लिए या पंचायत की जो शक्तियों के लिए जो विषय है, पंचायत की शक्तियों के जो विषय है वो अनुसूची 11 में वर्णित है। इसमें देखा जाए तो 29 विषयों पर पंचायत नियम कायदे कानून बना सकती है, ठीक है। तो पंचायत की शक्तियां क्या है, 29 विषय। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। अब आपसे मैं प्रश्न यह पूछ लूं कि राजस्थान की पंचायत कितने विषयों पर नियम कायदे कानून बनाती है? मेरे प्रश्न का जवाब दो। राजस्थान की पंचायत कितने विषयों पर नियम कायदे कानून बनाती है? कितने नियम कायदे कानूनों पर बनाती है? नहीं प्रदीप जी, मैं इसमें ओ तक कंप्लीट करूंगी, उसके बाद में क्लास खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं होगी। ओ पूरा होगा, ये मान के चलो। बात को समझो, तुम्हारा डाटा अपर्याप्त है यूं कह सकते हो। हम अगर बात करते हैं तो एक बात और इसमें लिखी है कि अनुसूची 11 में 29 विषय हैं जिन पर पंचायत कार्य करेगी, परंतु एक बात और लिख दी, अनुसूची में जो विषय वर्णित है, अनुसूची के जो विषय है उनमें से कितने विषयों पर बनाएगी और कितने विषयों पर नहीं बनाएगी, यह उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय किया जाएगा। मतलब उस राज्य की विधान सभा तय करेगी कि 29 विषयों में से मेरी पंचायत कितने विषयों पर नियम कायदे कानून बनाए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। इसलिए अगर राजस्थान विशेष में देखा जाए तो राजस्थान विशेष में 29 में से 23 विषयों पर नियम कायदे कानून बनाती है, ठीक है ना। लगभग 29 में से 23 राजस्थान, हर राज्य की अलग अलग है, हरियाणा की अलग है, यूपी की अलग है। तो हरियाणा की जो विधानमंडल है उसने कितने दे रखे हैं देख लेना, मैंने नहीं देखे, ठीक है। आपके बिहार के कितने दे रखे हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ये राजस्थान विशेष का मैं बता सकती हूँ कि 23 है, राजस्थान विशेष में मैं बता सकती हूँ क्या है, 23 है, ठीक है ना। बात अब फिर ध्यान से सुनना, शक्तियों में पंचायत की शक्तियां क्या है, 29 विषय। पंचायत की शक्तियां कितनी है, 29 विषय। उन 29 विषयों में से कितने विषयों पर नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, यह बात उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय की जाएगी। उस राज्य की विधान मंडल तय करेगी कि पंचायत जो है वो 29 में से कितने विषयों पर बनाएगी, ठीक है ना। 29 में से कितने विषयों पर बनाएगी, ये उस राज्य की विधान मंडल जो है वो तय करती है। तो पॉइंट क्लियर। 29 विषय है, जैसे कि मत्स्य है, पशुपालन है, डेयरी है, मेले हैं, बाजार है, सफाई है, सड़क है, पुल है, ऐसे कई प्रकार के जो है वो 29 विषय हैं, ठीक है ना। कई ऐसे हैं 29 विषय। उन 29 विषयों में से राज्य सोचेगी, ठीक है ना, राजस्थान लिख दिया मैंने। राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि उनके यहाँ पंचायत कितने विषयों पर नियम कायदे कानून बना सकती है। राजस्थान ने कितने दे रखे हैं, 23 दे रखे हैं। यहां तक क्लियर। शक्तियां हो गई। शक्तियों के बाद में अब बात कर लेते हैं एच। अब छोटे छोटे निश्चिंत रहो। करारोपण मतलब टैक्स। साफ कह दिया कि जो पंचायत है, पंचायत किस मामले पर या किस विषय में कर लेगी या किस विषय में कर लगाए, पंचायत किस विषय में कर लगाती है, इसका निर्धारण भी उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय किया जाएगा। तो फिर मेरी बात को सुनना, पंचायत के पास अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए क्या पंचायत कर लगाने का अधिकार रखती है, तो बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल रखती है। अनुच्छेद कौन सा है, 243H का, ठीक है। इसके आधार पर साफ कह दिया कि किस मामले में टैक्स लगाया जाएगा और किस मामले में टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यह बात उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय की जाती है। किसके लिए तय करेगी, पंचायत के लिए। तो ध्यान रखना, टैक्स कितना क्या होगा, उस राज्य की विधान मंडल तय करेगी कि पंचायत जो है वो किस विषय पर कितना टैक्स लेगी, ठीक है। किस विषय पर कितना टैक्स लेगी, ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 243 का H।
करारोपण टैक्स का, इतना ही समझना है। पंचायत जो है वो कर लगाएंगी और कर लगाने और किस विषय पर कर लगाया जाएगा यह उस राज्य की विधान मंडल बताएगी। अगला पॉइंट वित्त आयोग। अब देखो वित्त आयोग पर मैं यहां ज्यादा चर्चा नहीं करने वाली, क्योंकि इससे अगला जो हमारा चैप्टर होगा पंचायती राज के बाद, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, ठीक है ना। पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के बाद में, नगरीय प्रशासन के बाद हम आयोगों की चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें राज्य वित्त आयोग को इतना समझ लो कि यह आयोग मूल संविधान में नहीं था। इस आयोग को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा, यह पहले नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, राज्य वित्त आयोग का जो कार्य है, राज्य वित्त आयोग का जो कार्य है वो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा होगा। मतलब तीसरे स्तर की सरकार के लिए काम करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग। दिमाग से एक बात पूरी क्लियर निकाल देना कि राज्य वित्त आयोग राज्य की विधान सभा या विधान मंडल के लिए काम करता है ना बेटा, राज्य की विधान मंडल के लिए काम नहीं करेगा। राज्य वित्त आयोग केवल पंचायत या आपकी जो नगरीय प्रशासन, नगरीय व्यवस्था है उसके लिए ही काम करेगा, ठीक है ना। तो कार्य किसके लिए करेगा? स्थानीय स्वशासन के लिए करेगा। तीसरा, 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राजस्थान में लगभग अब तक देखा जाए तो 5 बार वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, ठीक है ना। अब तक राजस्थान में कुल देखा जाए तो 5 बार वित्त आयोग गठित हो गए। करने वाला कौन होता है? राज्यपाल होता है और हर 5 वर्ष के लिए गठित करता है। इसके लिए सदस्य संख्या कोई सीमित नहीं है कि भाई 1 सदस्य हो, 2 हो, 5 हो। सदस्य संख्या की कोई भी उल्लेख नहीं। पहली बात, सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? राज्यपाल द्वारा अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। एक बात को ध्यान रखना, राज्य एक तो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग तो केवल चुनाव के संबंधित काम करेगा, केवल और केवल चुनाव संबंधी काम करेगा। पर राज्य वित्त आयोग की एक विशेष बात क्या है बच्चों, समझना। राज्य वित्त आयोग की विशेष बात यह है कि राज्यपाल इस वित्त आयोग को अन्य कोई कार्य सौंप सकता है और राज्य वित्त आयोग उस कार्य को करेगा। मतलब अगर मैं प्रश्न पूछूं कि राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य पर राज्य वित्त आयोग कार्य करेगी, क्या यह सही है? बिल्कुल ये सही है कि राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों पर राज्य की वित्त आयोग कार्य करती है, ठीक है ना। लिखा है मैंने राजकुमार जी, राज्य वित्त आयोग जो है वो मैंने लिखा है वो किस अनुच्छेद में है, और अगर केंद्र की बात करते हो तो वो 280 में है। अगर राष्ट्रीय वित्त आयोग है वो 280 में है, और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद मैंने लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए राजकुमार जी। चलें आगे। तो वित्त आयोग के बारे में बाकी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। यहां केवल इतना ध्यान रखो, ये मूल संविधान में नहीं था, 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा। दूसरी बात ध्यान रखनी है, केवल त्रिस्तरीय सरकार के लिए काम करती है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष के लिए राज्यपाल गठित करेगा। अब तक कितनी बार हो गई? 5 बार हो गई। और सदस्य कितने होंगे? संविधान में नहीं लिखा हुआ, फिलहाल 3 है, ठीक है ना, फिलहाल 3 है। और 5वां पॉइंट क्या है? राज्यपाल अन्य कोई कार्य भी सौंप सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो आई के बाद में जे लिखना जरूरी है कि यही समझा देती हूं? लिख देती हूं, मुझे पता है, फिर कहोगे मैडम वो रह गया। ऑडिट, जे की बात हो रही है ऑडिट, तो सीधी सी बात समझ लो, पंचायत के जो खर्चे हैं, पंचायत कैसा क्या खर्चा कर रही है, उस पैसे की ऑडिट या उस पैसे का लेखा परीक्षण विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है कि जे में क्या लिखा है? ऑडिट। ऑडिट में क्या है कि पंचायत जो भी खर्चे करेगी उन खर्चों का लेखा परीक्षण विधान मंडल, उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है, उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। बस इतना ही है। खर्चे की जांच, जैसे तुम लोग पैसा लेते हो ना घर वालों से, तो घर वालों से जब पैसा लिया जाता है, ठीक है, पैसा लिया जाता है तो उसकी जांच होती है,
ठीक है ना, कितना खर्च किया बताओ, फालतू खर्च किया, सही खर्च किया। और यूं याद रख लेना कि मैडम जैसे ज्योति है, जैसे ज्योति होती है ना, ठीक है, तो जैसे ज्योति है तो ज्योति बहुत ज्यादा खर्चा करती है, तो मेरे खर्चों का क्यों कह सकते हैं जांच परीक्षण चलता ही रहता है। इसलिए जे में क्या है, ऑडिट, एक याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। चलो जे के बाद में के को भी समझाना पड़ेगा क्या? चलो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की मैं बात करती हूं तो इतना ध्यान रख लेना कि पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग के ये जो आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, इसमें एक सदस्य ही आयोग है, इसमें एक सदस्य होगा, इसमें जो संख्या है उसका उल्लेख है, ठीक है ना, एक सदस्य ही आयोग होगा। दूसरी बात, यह स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत, यहां पंचायत ही ले लो, चलो अपन के की बात कर रहे हैं तो पंचायत स्तर के चुनाव करवाएगा। ये क्या करेगा? पंचायत स्तर के चुनाव करवाएगा, विधानसभा के नहीं करवाएगा, ठीक है ना, विधानसभा के नहीं करवाएगा। और विधान परिषद, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्य, इनके बिल्कुल नहीं कराएगा, केवल और केवल किसके कराएगा? पंचायत स्तर के, ठीक है। और नगरीय प्रशासन में अपन अलग देख लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल इसका भी क्या है, मूल संविधान में अस्तित्व नहीं था, 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी निर्वाचन आयोग की जो विस्तृत चर्चा है वो हम राज्य निर्वाचन आयोग में कर लेंगे। यहां केवल इतना ध्यान रख लो, एक सदस्य ही है आयोग, एक सदस्य होगा, पंचायत स्तर के चुनाव करवाएगा, राज्य के नहीं करवाएगा, न ही केंद्र वाले करवाएगा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह मूल संविधान में नहीं था बच्चों। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो के कंप्लीट। के के बाद में सीधा सा एल है। एल में एक बात लिखी हुई है कि किन किन संघ शासित प्रदेशों में पंचायत होगी और किन किन संघ शासित प्रदेशों में पंचायत नहीं होगी, ठीक है। किन किन संघ शासित प्रदेशों में पंचायत होगी और किन में नहीं होगी, किन में होगी और किन में नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत है। अभी थोड़ी सी बात जो थी वो आपकी अलग हो गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अलग दर्जा रखते थे, तो हमारी पंचायत ने जम्मू कश्मीर को आजादी दे रखी थी कि आप अपने हिसाब से पंचायत जैसी बनाना चाहो बना सकते हो, एक आजादी थी, ठीक है ना। परंतु अब वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आ गई, तो अब वहां का जो पंचायत का जो नियंत्रण है वो हमारी केंद्र सरकार करेगी। जम्मू कश्मीर में जो पंचायत का नियंत्रण है इतने दिन कौन कर रही थी? जम्मू कश्मीर की सरकार। वो जाने, उनका काम जाने, उनका संविधान जाने, हमारा संविधान योगदान नहीं दे रहा था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही हिस्सा है मान के चले, तो दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनकी पंचायत भी अब हमारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई, ठीक है। अब वो आगे केंद्र सरकार देखो कैसा उन पे क्या निर्धारण करती है, अलग बात है। बस एक बात ध्यान रखना, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत है, केवल दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत है, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को थोड़ा सा आप अलग कर देना। उसके अलावा देखें तो दिल्ली में पंचायत नहीं है, ठीक है, दिल्ली में पंचायत नहीं है। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243M, अनुच्छेद 243M। अब देखो M में क्या ध्यान रखना है, M में साफ ये कहा है कि पंचायत जो है, पंचायत किन राज्यों में लागू नहीं होगी। मतलब जो पंचायत है, ठीक है ना, जो पंचायत है, ठीक है, पंचायत है, वो पंचायत किन किन राज्यों में लागू होगी और किन राज्यों में लागू नहीं होगी। तो यहां बात समझना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ध्यान, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, पहले पूरी बात को सुनना उसके बाद बोलना, पहले आपको जल्दी हो जाती है सबको। सुनो, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायत गठित करने की व्यवस्था जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
ये 3 ऐसे हैं जिनमें पंचायत गठित करने के लिए संसद अलग से कानून बनाएगी। ये जो अनुच्छेद आपका जो संविधान संशोधन है, 73वां जो संविधान संशोधन है, ये लागू नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। संसद इनके लिए अलग से नियम बनाकर पंचायत गठित करेगी। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब देखो, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों पूरे के पूरे ऐसे राज्य हैं जहां संसद नियम बनाएगी, पंचायत लागू नहीं होगी। अब बात समझना, ठीक है ना। दूसरी बात, अब बात ध्यान से सुनना। मणिपुर का तो पहाड़ी क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल में नाम सुना है क्या? पश्चिम बंगाल में बताओ, दार्जिलिंग। ये क्या हुआ? पूरे पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरे मणिपुर की बात नहीं है। मणिपुर का क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग। इनमें भी पंचायत लागू नहीं होगी। इनमें भी नियम, कायदे, कानून जो है वह पंचायत जो है वो संसद के नियमों द्वारा गठित की जाएगी। ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। क्या मैं आपको यह अनुच्छेद समझा पाई? क्योंकि यह अनुच्छेद, इससे अगले वाले जो अनुच्छेद है ना, वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता मैडम हम क्या करें। ठीक है ना। तो पॉइंट एक बार फिर देख लो इस अनुच्छेद को। ये तो इजी है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत होगी या नहीं होगी? केंद्र शासित प्रदेश पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद? 243L। केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये है, राज्य विशेष के लिए ये मिलेगा। ठीक है। तो केंद्र शासित में सभी में पंचायत, दिल्ली को छोड़कर। यहां क्या है, किन राज्यों में पंचायत नहीं होगी? बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आरएस के शायद 2015 था या 16 था, उसके पेपर में क्वेश्चन था, साफ पूछा था कि किन राज्यों में पूर्णतः से पंचायत गठित नहीं की गई, पंचायत के नियम, कायदे, कानून लागू नहीं हुए। मतलब पंचायत के ये जो नियम, कायदे, कानून है, ये नियम, कायदे, कानून लागू नहीं हुए। तो ये बात ध्यान क्या रखनी है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं पूरे के पूरे। ठीक है ना। परंतु मणिपुर का है पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का है दार्जिलिंग। अब ध्यान रखना, अगर ऑप्शन ये देखो नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल, सही मत करके आ जाना। पश्चिम बंगाल में अगर साफ लिखे ना दार्जिलिंग, तब तो सही है। पर अगर पश्चिम बंगाल लिख दिया ना, मान लो मैं प्रश्न पूछूं किन राज्यों में पंचायत संबंधी नियमों को लागू नहीं किया गया, पहला ऑप्शन नागालैंड, मेघालय, असम। दूसरा ऑप्शन नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन नागालैंड, मेघालय। बस बताओ कौन सा सही है? क्या कौन सा था? अच्छा, निर्वाचन आयोग। राजकुमार जी, मैं निर्वाचन आयोग को हमारा नेक्स्ट चरण में डिटेल में ले लेंगे हम। आपके भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इन सबको मैं एक साथ समझा दूंगी। निर्वाचन आयोग को लेकर निश्चिंत रहो, मैंने डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं आगे आयोगों को डिटेल में लूंगी। तो यहां आयोगों पर मैंने ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की, बस अनुच्छेद डिस्कस किया है। तो इसमें जवाब होगा डी, लास्ट वाला, नागालैंड और मेघालय। प्लीज बच्चों ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल मत सही करके आना। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल जो है वो सही मत करके आना। अगर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग लिखो ना तो ही सही करना है, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पूरे हैं और बाकी इन सब में अगर बनाने हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी, परंतु इनमें जो पंचायत बनेगी ना वो संसद खुद तय करेगी, उनके नियम वगैरह जो है वो संसद खुद तय करेगी। चलो अगला अनुच्छेद LM हो गया। एन को डिस्कस कर लो। चलो फटाफट। एन क्या कह रहा है? एन ये कह रहा है विद्यमान पंचायत। समझना एक मेरी बात को, जैसे ही आपके यहां 24 अप्रैल 1993 को पंचायत जो है वो लागू हो गई थी। ठीक है। पंचायत का कानून लागू हो गया था। तो एक आदेश जारी हुआ था कि 1 साल के अंदर प्रत्येक राज्य जो है वो पंचायत के लिए नियम, कायदे, कानून, अधिनियमों का गठन करे। अब बात समझना, मेरी बात को समझना। बात क्या समझनी है? 1 साल में गठित कर ले, मतलब 1994 तक आप अपनी इच्छा से गठित कर लो, साल भर में कर लेना।
तो क्या ठीक है, कर लेंगे। पर एक बात चली, क्या बात चली कि मैडम जिन राज्यों में पहले से पंचायत काम कर रही है, भाई राजस्थान में तो पहले भी हो गई थी ना, ठीक है ना, सबसे राज्य पंचायत जो है, मतलब किसी किसी राज्य में तो पहले से पंचायत थी, किन्हीं राज्यों में तो पहले से पंचायत थी, बताओ उनका क्या करें, क्या उस पंचायत को खत्म कर दें और नई पंचायत बनाएं? तो इस बात को यह कहा गया कि जो राज्य पंचायत चल रही है वो राज्य पंचायत अपना कार्यकाल पूरा कर ले और पूरा करने के बाद में नए नियमों के अनुसार पंचायत को गठन किया जाए। और जिन राज्यों में पंचायत नहीं है वो राज्य 1 साल के भीतर राज्य में पंचायत का गठन कर ले। मैं क्या इस पॉइंट को समझा पाई आप लोगों को? ठीक है, मैं इस पॉइंट को समझा पाई कि 1993 में जो नियम बना उस नियम में कहा कि साल भर के अंदर आप राज्य से, मतलब साल भर में वो राज्य पंचायत के लिए नियम बना ले। कुछ राज्यों ने ये कहा कि सर हमारे यहाँ तो पहले से पंचायत है, वे जिनमें नहीं है वो तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनमें पहले से पंचायत है वो क्या करें? तो कहा जिनमें पहले से पंचायत है वो अपना कार्यकाल पूरा करें और फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद में नई पंचायत का गठन नए नियमों के साथ किया जाए। चलो लास्ट ओ साफ लिख दिया, ये जो आपके पंचायत स्तर पे जो चुनाव होंगे ना, इस निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। बस एक ही बात, एक ही लाइन में सब समझना है, ठीक है, एक ही बात में एक ही लाइन में सबको समझना है। वो क्या है? ये ओ यूं लिख देती हूं, अनुच्छेद 243 ओ जो क्या कह रहा है कि निर्वाचन जो आपके पंचायत के निर्वाचन होंगे, ठीक है ना, जो पंचायत के निर्वाचन होंगे उन निर्वाचन में राज्य है हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य क्या हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना? यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर? चलो एक पंचायती राज लगभग अपना कंप्लीट है। एक चार्ट बनवाना था आपको, ठीक है ना, वो चार्ट मैं कल बनवाऊंगी क्योंकि मुझे पता है अभी है ना मैंने ये 16 अनुच्छेद डिस्कस किए, वो सारे ऊपर से चले जाएंगे, ये मुझे कंफर्म पता है। एक पैसे की बात कर लेते हैं अपन, पैसे की बात कर लेते हैं। चलो पैसे की बात का मतलब क्या है? 1994 या 96? मैं आपके नॉलेज को चेक कर रही हूं, बताओ 1994 या 96? बताओ। पैसा एक्ट एक कानून है। पैसा एक्ट क्या है? एक कानून है। पैसा एक्ट के कानून क्या है? एक कानून है। अब बात ध्यान से सुनो, 94 नहीं है, 96 है। बात को क्लियर कर लो अब, 96 94 नहीं है, ठीक है, मैंने जानबूझ के गलत लिखा ताकि तुम्हें ध्यान रहे, ठीक है। तो पैसा एक्ट 1996 में, इस पैसा एक्ट में क्या कहा गया? सीधी सी बात जो समझने वाली है वो क्या है? जो समझने वाली बिंदु है वो क्या है? वो ये है कि पांचवी अनुसूची में जो SC ST है, पांचवी अनुसूची में, ठीक है ना, पांचवी अनुसूची में जो SC ST के जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति, जैसे अभी मुझे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, मैडम SC ST के तो क्षेत्र अलग है, तो बिल्कुल SC ST के क्षेत्र अलग है। तो अनुसूची 5 में जिन SC ST के क्षेत्रों को अलग से, ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में SC ST के जिन क्षेत्रों को अलग से SC ST, जैसे TSP नॉन TSP, समझ गए ना, TSP नॉन TSP पॉइंट समझ गए? तो आपके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों को अलग रखा गया है और उन क्षेत्रों के अंदर पंचायत के यह नियम कायदे कानून लागू हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें अगर पंचायत के नियम कायदे कानून लागू करने हैं तो संसद द्वारा किए जाएंगे। तो मुझे बताओ आपके 10वीं अनुसूची में कितने ऐसे 10वीं अनुसूची में कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें SC ST
ठीक है, जिनमें SC ST को तय किया गया है, जिनमें TSP नॉन TSP क्षेत्र बांटे गए हैं। कितने हैं? 10 राज्य हैं, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है? पैसा एक्ट, ध्यान क्या रखना है? पैसा एक्ट 1996 में यह कानून लागू हुआ था, ठीक है। कानून, इस कानून में यह कहा गया कि जो 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पंचायत के नियम कायदे कानून संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। उनमें जो पंचायत के नियम है वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। और फिलहाल 5वीं अनुसूची में कितने ऐसे राज्य हैं? 5वीं अनुसूची में कितने ऐसे राज्य हैं जो SC ST के आधार पर क्षेत्र बांटे गए हैं? कितने हैं? 10 हैं, जिनमें हमारा राजस्थान भी एक है, ठीक है। चलो, मुझे ये 10 याद है या नहीं है मैं कंफर्म नहीं बता सकती आपको, देख लो फिर भी एक बार। राजस्थान, सबसे पहले तो इसी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना मैं सही लिख रही हूं क्या, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP, ओडिशा, और 4 कौन से बच गए? हिमाचल, HP, और कौन से बच गए? अब दिमाग से निकल गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब 2 दिमाग से निकल गए, 2 तुम्हें बताने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़, 2 दिमाग से, देखो एक बार फिर देख लो। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल, छत्तीस के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका गुजरात। ये 10 राज्य हैं, ठीक है ना। ये कितने हैं? ये 10 राज्य हैं, ये ध्यान रखना बस। ये 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें पैसा एक्ट के द्वारा इन, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के जो आपके जो अनुसूचित जाति जनजाति के वो क्षेत्र जो अनुसूची 5 में लिखे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान के वो क्षेत्र, वो SC ST वाले क्षेत्र जो अनुसूची 5 में वर्णित हैं, जो अनुसूची 5 में वर्णित है, उनके लिए उनकी पंचायत के नियम कायदे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है। उनके नियम कायदे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल महेश जी, सुन लो, ठीक है। पैसा एक्ट एक कानून है, एक अधिनियम है, पैसा अधिनियम जिसे आप कह सकते हैं। 1996 में ये बना था। इसमें एक बात कही गई कि जो 5वीं अनुसूची के अंदर, 5वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, कुछ राज्यों के अनुसूचित जनजाति या SC ST के क्षेत्र हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों का नाम लिखा हुआ है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं। तो क्या कहा कि 5वीं अनुसूची में जो SC ST के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए जो पंचायत के नियम कायदे कानून है, उन क्षेत्रों के जो पंचायत के नियम कायदे कानून है, वह संसद के द्वारा तय किए जाएंगे, वह संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। और मैं बात करूं तो आपके यहां 10 ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, 10 ऐसे राज्य हैं जो पैसा एक्ट के आधार पर, जो पैसा एक्ट के आधार पर या उसके नियंत्रण में आते हैं। पैसा एक्ट में कितने हैं? 10 राज्य, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP, ओडिशा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात। ये 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें, इन 10 राज्यों में जो भी अनुसूचित जाति के जनजाति के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पंचायत संबंधी नियम संसद बनाती है। ये पैसा एक्ट कहता है, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? पैसा है। अब कल एक छोटा सा चार्ट आपको डिस्कस करना है, एक छोटा सा चार्ट मुझे आपसे डिस्कस करना है, जैसे कि प्रशासनिक पद कौन सा है, अध्यक्ष कौन सा है, कौन त्यागपत्र दे रहा है, कौन शपथ दिला रहा है, ठीक है ना। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे एक चार्ट को डिस्कस करना है। वो चार्ट में कल डिस्कस करने के बाद में हम कल नगर पालिका पढ़ेंगे, और कल मोस्टली कोशिश करूंगी कि मैं आपकी पंचायत को खत्म कर दूं, ठीक है, क्योंकि पंचायत खत्म होने के बाद में आयोग शुरू होंगे, ठीक है। और आयोग के बाद अगर हम देखें तो हमारी लगभग एक पॉलिटी का जो एक हिस्सा होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जो हमने राष्ट्रपति से शुरू किया था और आयोग तक देखा जाए तो कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली, ठीक है ना।
क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है, लगभग 4 बजे खत्म कर देते हैं। मुझे पता है आज थोड़ा सा लेट हो गया। बिल्कुल पंचायत, देखो पंचायत में आप साफ देखो ना, इलेक्शन के आप इलेक्शन कमीशन में समझी नहीं क्या पूछना चाह रही हो बिट्टू जी, आपका प्रश्न मैं नहीं समझी एक्चुअल में। मोहित यादव जी आप एक काम कीजिए ना, वाईफाई ले लीजिए। अभी कोई पेपर नहीं है, जितने भी मजे हैं बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो, कोई पेपर नहीं होगा 2020 में, यूं मान के चलो अक्टूबर तक सितंबर तक सब मजे से रहो, कोई पेपर नहीं है, आराम से। रीट वाला बच्चे भी टेंशन में मत रखो।